हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, वैस ICS। आप सबको सबसे पहले आज़ादी के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे वैस परिवार की तरफ से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोगों के आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की पूरी जनता अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है। और इस वर्ष हम लोग अपनी आज़ादी का 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर वैस ICS की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को एक बार फिर से आज़ादी की बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इसी अमृत महोत्सव में हम लोग आपके साथ इस अमृत महोत्सव का एक सीरीज चला रहे हैं जो इंडिया के ग्लोरियस जर्नी को डेडिकेटेड है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि आज़ादी से लेकर के 2022 तक भारत का क्या इतिहास रहा एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। तो 1947 से लेकर के टिल 2022 तक हम अपने देश के इकोनॉमिक हिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने 1947 से लेकर 2022 तक कौन कौन से लैंडमार्क्स अचीव किए और भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आज पहुँची है और इसको भविष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पर लेके जाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो आज़ादी के टाइम पर भारत की पहचान एक पुअर कंट्री के रूप में थी और भारत एक फॉर्मर कॉलोनी था। हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थे और जब हमको आज़ादी मिली तो हमारी जो पहचान थी बहुत ही गरीब राष्ट्र के रूप में थी। इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री लार्जली बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। जो हमारी इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। और 47 में आज़ादी के साथ ही साथ भारत का बंटवारा भी हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था। तो इस पार्टीशन की वजह से भी भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे इश्यूज आए। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन जो थी वो एक एक्सप्लॉइटेड कंट्री की तरह से थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे ह्यूमन कैपिटल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे। अब यहाँ से आज़ादी पाने के बाद जो हमने जर्नी शुरू की है उस जर्नी को हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसा कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि आज़ादी के टाइम पर भारत के सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस थे, नंबर ऑफ इश्यूज थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सामने गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी। भारत में इन्फ्लेशन रेट, देश में जो महंगाई दर था वो बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा महंगाई दर थी। पार्टीशन हो चुका था, भारत का बंटवारा हो चुका था। तो इस पार्टीशन की वजह से भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे कदम उठाए और हमने अपने इकोनॉमी को बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया और हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के रूप में जाने गए शुरुआती दौर में। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि भारत ने इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। इंडिया डिड सम वर्क इन इंडस्ट्रीज और उस समय हमारे देश में मोटे तौर पर मेनली दो ही इंडस्ट्रियल हब्स थे एंड दोज इंडस्ट्रियल हब्स वर वन एट दी बॉम्बे एंड सेकेंड एट दी कलकत्ता। तो आज़ादी के टाइम पर भारत के पास या भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था हमारा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, जिसमें एक बॉम्बे और कैलकाटा जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में था। नाउ देयर वाज अ कंसर्न हाउ टू गेट पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी एज सून एज पॉसिबल। भारत सरकार के सामने, जब देश में पहली सरकार बनी, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे जल्द से जल्द हम अपने देश में जो गरीब जनसंख्या है उसको हम गरीबी से ऊपर निकाल सके। ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी और सरकार को लेकर के इसको भी गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे कंसर्न्स थे कि कैसे हम गरीबों को गरीबी से ऊपर निकाल के लाएं, अपने देश में गरीबी को कम करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाया। तो जब हमने अपनी इकोनॉमी में जो है प्लानिंग वगैरह शुरू किया, जब हमने अपनी इकोनॉमी का नेचर डिक्लेयर किया, तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली
रशियन इकोनॉमी से जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। उस समय यूएसएसआर बोला जाता था उसको। तो रशियन इकोनॉमी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को डिजाइन किया। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक चीज के लिए। मतलब कहने का ये कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है। जो हमारी इकोनॉमी होगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी और सरकार जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी रिसोर्सेस का। तो भारत सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने इंडिया में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो किया। हालांकि शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सोशलिज्म वर्ड को यूज नहीं किया गया, क्योंकि सोशलिज्म वर्ड को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ा सा डिबेट या डिस्प्यूट या डिफरेंसेस हो गए थे बिटवीन नेहरू एंड अंबेडकर। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये डिसीजन रहा, अंबेडकर साहब का ये डिसीजन रहा कि हम प्रियम्बल में सोशलिज्म वर्ड को यूज नहीं करेंगे। बाद में आप देखते हैं कि भारत में इंडियन प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड को ऐड ऑन किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, या ये कह लीजिए कि जब नेहरू जी की सरकार बनी और हमने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो किया, तो उसी का रिजल्ट आप देखेंगे कि हमारे देश में 1950 में, 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया। तो योजना आयोग की स्थापना हमने की और योजना आयोग को हमने ये काम दिया कि वो 5 ईयर प्लान्स को ड्रॉ करे। और ये 5 ईयर प्लान्स जो थे वो बेसिकली सोशलिस्टिक प्लानिंग का ही एग्जाम्पल है। और हमारे देश में जो चैलेंजेस थे, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 5 ईयर प्लान से दूर करना चाहती थी। तो नेहरू जी ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया और ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेप था हमारे देश में जहां तक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का सवाल है। और हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को 1951 में इंप्लीमेंट किया। पहली पंचवर्षीय योजना हमारे देश में 1951 में इंप्लीमेंट हुई एंड एग्रीकल्चर वाज द टारगेट। भारत सरकार ने कृषि को आधार बनाया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो देश में कृषि का विकास रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने महलनोबिस मॉडल को अपनाया। पीसी महलनोबिस, महलनोबिस मॉडल का मतलब है इट वाज डिजाइंड बाय पीसी महलनोबिस। नाउ पीसी महलनोबिस एक बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने बेसिकली इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करने को कहा था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बेसिकली जो टारगेट रखा गया वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को रखा गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को इन्होंने ज्यादा फोकस किया और इन्होंने 2 सेक्टर ग्रोथ मॉडल को फॉलो करने का सुझाव दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन प्लानिंग ने बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल को फॉलो किया और इस 2 सेक्टर मॉडल में हमने कैपिटल गुड्स को फॉलो किया कि हमने अपने देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को लगाने की बात की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर टारगेट था और सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को हमने टारगेट रखा। 1953 एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर सामने आया इंडियन इकोनॉमी में, जब भारत सरकार ने इनिशियली कुछ नेशनलाइजेशन करने शुरू किए। 1953 में हम देखते हैं कि हमारे देश में इनिशियली नेशनलाइजेशन शुरू किया था, राष्ट्रीयकरण शुरू किया जाता है और ये राष्ट्रीयकरण बेसिकली सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, जहां हम देखते हैं कि हमारे एयरलाइंस को पहले नेशनलाइज किया जाता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइन जो नेशनलाइज्ड हुई, जैसे टाटा एयरलाइंस, जो एयर इंडिया जो आप देखते हैं आज इस समय फिर टाटा के पास चला गया, वो पहले शुरुआत में टाटा के ही पास था, बाद में उसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। तो टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया, कलिंगा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया, दक्कन एयरवेज को नेशनलाइज किया गया, एयरवेज इंडिया को नेशनलाइज किया गया, भारत एयरवेज नेशनलाइज्ड हुआ, हिमालयन एविएशन नेशनलाइज्ड हुआ, आपका इंडियन नेशनल एयरवेज नेशनलाइज्ड हुए। तो मोटे मोटे तौर पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरवेज थे जिसको हमने 1953 में नेशनलाइज किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशलिस्टिक पैटर्न पर बढ़ते हुए नेशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया। 1956 में नेशनलाइजेशन को सरकार ने और बढ़ाया
और हमने LIC को नेशनलाइज किया। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया। ये भी इकोनॉमी में पब्लिक के मन में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए स्टेप लिया गया था, जिससे कि सरकार जो है लोगों के पैसे को कहीं डेवलपमेंट में लगा सके, इसलिए सरकार ने LIC का नेशनलाइजेशन किया। 1957 में हम देखते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हीराकुंड डैम जो है उसको बनाया गया, जिससे कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके, इरिगेशन का डेवलपमेंट हो सके, और जो हमारे देश में फूड क्राइसिस वगैरह शुरुआती दौर में हम देखते हैं उसे हम दूर कर सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि बैंगलोर में हमने HMT की स्थापना की। जो लोग 1980s के दशक में रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हमारे देश में HMT की घड़ियां आया करती थी। तो HMT का एस्टैब्लिशमेंट जो है ये शुरुआत है हमारे देश में मशीन का, टूल्स का। तो भारत में HMT की स्थापना होती है बैंगलोर में, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाते हैं अपने देश को एक प्रगति की ओर ले जाने के लिए। Now, some amount of private sector investment was going on in India, but highly restricted because of license Raj, permit Raj and quota Raj. ये बात सच है कि हमारे देश में सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया गया था, गवर्नमेंट का हाईली कंट्रोल्ड था, इंटरफेरेंस था इकोनॉमी में, बट सम अमाउंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ हद तक थोड़ा ही इनिशियल स्टेज में थोड़ा ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा होता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट था ये बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमारे देश में लाइसेंस राज पाया जाता था, परमिट राज होता था, कोटा राज होता था। लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, मीनिंग तीनों की एक ही है, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब इकोनॉमी जो है वो हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे देश में सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था। फिर भी हमारे देश में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हमें देखने को मिलता है। इसी का रिजल्ट आप देखेंगे कि आपको अगर याद हो तो हमारे देश में एक कार हुआ करती थी जिसको हम लोग एम्बेसडर कार के नाम से जानते थे। शुरुआती दौर में एक दौर वो था कि जब भारत में VIP कल्चर, या जब भारत में बड़े बड़े VIPs जो होते थे, MLAs, MPs, इवन यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी, राज्यों के मुख्यमंत्री भी, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी एम्बेसडर गाड़ी से चला करते थे। तो भारत में एम्बेसडर कार का आना और एम्बेसडर कार का बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे देश में इकोनॉमी के लिए। तो हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी हमारी जरूर थी, बट प्राइवेट सेक्टर ने कुछ मैनेज किया लाइसेंस पाने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे देश में कोटा राज वगैरह बहुत हाई लेवल पर हुआ करता था। इसी का रिजल्ट आप देखते हैं कि हमारे देश में कार बनना शुरू होती हैं, और जो बहुत फेमस गाड़ी हमारे देश में बनी वो एम्बेसडर कार हुआ करती थी। और इस कार का बनना हमारे देश में ये शो करता है कि हम अब धीरे धीरे अपने देश में इंडस्ट्रीज को फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ड्यू टू दिस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत पैची थी, इन्फ्लेशन जो था वो बहुत हाई था, और ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत स्लो थी, जिसके लिए हिंदू ग्रोथ रेट वर्ड का यूज किया गया। तो ठीक है, हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, लो लेवल पर ही थे, लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी जो हमारे देश में फॉलो की गई उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत डेवलप नहीं हो पा रही थी। इकोनॉमी को जो है बहुत पैची इकोनॉमी माना जा रहा था। इन्फ्लेशन रेट जो था वो हमारे देश में बहुत हाई हुआ करता था, ग्रोथ रेट जो थी वो हमारे देश में बहुत कम हुआ करती थी। इसी ग्रोथ रेट के लिए वर्ड यूज हुआ था हमारे देश में हिंदू ग्रोथ रेट। तो एक दौर था जब इकोनॉमी को हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट से डिनोट किया करते थे, अपने देश की नेशनल इनकम को, अपने देश की GDP को। तो कहा जाता था कि भारत की GDP, भारत की नेशनल इनकम जो है वो हिंदू ग्रोथ रेट है। 1960 में आप देखेंगे, 1960s में आप देखेंगे कि एक दौर आया भारत में जब हमारे देश में जबरदस्त फूड ग्रेन क्राइसिस आया। बहुत जबरदस्त हमारे देश में सूखा पड़ा, और भारत में वो दौर चला कि जब हमारे देश में फूड ग्रेन क्राइसिस आ गया।
और इस फूड ग्रेन क्राइसिस से निपटने के लिए हमने अमेरिका से PL480 डील की, जिसके तहत भारत में फूड ग्रेन को अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। तो ये वो दौर था हमारे देश में जब भारत जो है वो फूड ग्रेन क्राइसिस से जूझ रहा है, और 1965 में इससे दूर होने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत में आना ये बहुत एक लैंडमार्क स्टेप रहा, एक क्रांतिकारी स्टेप था, जिसने भारत को फूड ग्रेन में आत्मनिर्भर बनाया। हम आज सेल्फ डिपेंडेंट हो गए एज फार एज फूड ग्रेन इज कंसर्न। और एक दौर वो था 60 के दशक में, जब आप देखते हैं कि भारत में जबरदस्त फूड ग्रेन संकट आया। 1969 का दौर वो चला हमारे देश में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो 1969 में गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। रीजन ये था कि जो हमारे देश में बैंक्स हुआ करते थे वो बेसिकली लिमिटेड थे टू इंडस्ट्रियलाइज्ड पर्सन और टू इंडस्ट्रीज, और यू कैन से टू कैपिटलिस्ट क्लास। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे उन्हीं को ईजिली लोन मिल जाया करता था। एग्रीकल्चर वगैरह पे लोन नहीं मिलता था, गरीबों को लोन नहीं मिल पाता था, जो पुअर सेक्शन होता था उसको लोन नहीं मिल पाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब हो गया कि बैंक जो थे वो अब हाईली कंट्रोल्ड होंगे गवर्नमेंट के थ्रू। अब गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल्ड होंगे तो बैंकों का पैसा गवर्नमेंट यूज कर पाएगी इन डिफरेंट एरियाज, जिससे गवर्नमेंट अपने देश की जनता का, अपने देश की अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कर सकेगी। सो दिस वाज अ लैंडमार्क स्टेप एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। लेकिन 60 का दशक शुरू होते ही अर्ली 70s के दशक में आप देखेंगे, 70s के दशक में, कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव में आ गया, क्योंकि इंडिया वाज अंडर ह्यूज ऑयल शॉक क्राइसिस। इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे थे अर्ली 70s एरा में, जिसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ा और हमारे देश के ऊपर ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ रहा था। इन्फ्लेशन जो था वो हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये एक बहुत बुरा दौर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए रहा। 1971 का जो इलेक्शन हमारे देश में लड़ा गया वो बेसिकली गरीबी हटाओ स्लोगन पे ही लड़ा गया। 1971 में जब इलेक्शन होता है भारत में तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हमारे देश में पॉवर्टी ही थी, कि कैसे हम भारत को गरीबी से मुक्त कर सके, कैसे हम भारत को गरीबी से बाहर निकाल सके, और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इसीलिए 1971 का इलेक्शन आप देखते हैं गरीबी हटाओ के स्लोगन पे लड़ा जाएगा। 75 तक आते आते हमारे देश में इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली बहुत बुरा दौर शुरू हुआ, जब हमारे देश में इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गई। इन 1975 भारत सरकार ने, तत्कालीन राष्ट्रपति साहब ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ बट लेकिन उसका इकोनॉमी पर या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पर, पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा या बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, ये सच है कि ये कहा जाता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सुधरा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जैसे रेलवे जो है वो ऑन टाइम हो गया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन इमरजेंसी से भी पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाया। 42nd अमेंडमेंट आप आगे देखेंगे कि हमारे देश में सोशलिस्टिक वर्ल्ड को अब प्रियम्बल में फाइनली जोड़ दिया जाता है। जब 42nd अमेंडमेंट होगा इसी इमरजेंसी के दौरान, तो आप देखेंगे कि संविधान में प्रियम्बल में समाजवाद शब्द को ऐड ऑन किया गया। नौ मिड 70s और 80s का दौर वो रहा जब भारत की जनता ने पहली बार टीवी देखा। क्लियर? तो जो लोग इस दौर के होंगे उन्हें टीवी का ये इमेज याद होगा कि ऐसे टीवी पर दूरदर्शन आया करता था, और टीवी तब ऐसे आया करती थी, ब्लैक एंड वाइट,
और कलर टीवी हुआ करती थी। और कलर तो खैर बहुत बाद में हम देखते हैं हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश में इंट्रोड्यूस होता है। शुरुआती दौर में जब नई नई टीवी आई थी, आई रिमेंबर कि उस दौर में ऐसे ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करती थी और दूरदर्शन को सरकार ने लॉन्च किया था। और भारत में इसको भी एक बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप माना जा रहा था कि टीवी जो है हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई और पब्लिक को पहली बार टीवी देखने को मिली। तो ये भी दौर हमारे देश में रहा। एक दौर वो था और एक दौर आज है कि हम अपने पुराने दौर से नए दौर में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इसी जर्नी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे भारत ने इकोनॉमिकली अपने देश को, हमारे देश को गवर्नमेंट ने निकाला, कि ब्रिटिशर्स हमें कहाँ छोड़ के गए थे और वहाँ से हमने आज तक की जर्नी में क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। तो कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, आप देखेंगे कि हमारे देश में सरकार जो है वो मास ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत फोकस करेगी और इसी मास ट्रांसपोर्टेशन का रिजल्ट रहा कि हमारे देश में बजाज स्कूटर लॉन्च हुई। अगर आपको याद होगा तो एक समय हमारे देश में बजाज स्कूटर बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, जिसका स्लोगन होता था हमारा बजाज। तो टीवी पर इसका खूब ऐड आया करता था, हमारा बजाज। और स्कूटर जो हुआ करती थी वो उस समय बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी। तो स्कूटर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। आप देखेंगे भारत में स्कूटर बनना शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे देश में गाड़ियों का बनना शुरू होता है। और 90 के बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में, और 90 से आज तक अगर आप देखें तो आप देखेंगे हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ज़बरदस्त उछाल देखी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो की है। तो एक दौर वो हुआ करता था जब हमारे देश में स्कूटर खरीदने के लिए भी वेटिंग लाइन लगानी पड़ती थी। और इसी मास ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे कि भारत में कार की, ऑटोमोबाइल की कंपनी या ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति ने क्रांति ला करके रख दी, जब हमारे देश में स्मॉल सेक्टर या स्मॉल सेक्शन की गाड़ी आई, दैट इज नोन एज मारुति 800। क्लियर यहाँ तक? और मारुति 800 माना जाता है भारत में ज़बरदस्त इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिवोल्यूशन लाया। और उस समय उस दौर में जो बॉलीवुड फिल्में हुआ करती थी उसमें हीरो भी जो है वो मारुति 800 गाड़ी से ही अपनी एंट्री दिखाया करते थे। तो मारुति 800 कार भारत में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अगर किसी के पास, एक दौर है जब मारुति 800 हुआ करती थी, आज भी मारुति 800 गाड़ी दिख जाती है, तो बहुत पॉपुलर गाड़ी रही। और भारत में कार का बनना इन कोलैबोरेशन विद सुजुकी जॉइंट वेंचर के साथ, जापानीज कंपनी के साथ हमारे देश में गाड़ी बन रही है, ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में जब हम 80 और 90 के बीच में चल रहे हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन को भी हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। और व्हाइट रेवोल्यूशन ने हमारे देश में या हमको मिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया। और आप देखेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन एज वेल एज अमूल के एस्टैब्लिशमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत हेल्प की। और आज भी आप देखेंगे अमूल आपको मिल जाएगा। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो था ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। इसी बीच में आप पाएंगे कि गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि वो इमरजेंसी को वापस लेगी और राष्ट्रपति साहब इमरजेंसी को वापस ले लेते हैं। हमारे देश में जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, बट कांग्रेस जो है ये चुनाव हार जाती है, इंदिरा गांधी ये चुनाव हार जाती हैं और पहली बार हमारे देश में नॉन कांग्रेस पार्टी केंद्र में, सेंटर में आती है एंड द जनता पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। जनता पार्टी हमारे देश में रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस करती है, जो इंदिरा गांधी या कांग्रेस जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको ब्रेक करते हुए, उसको रोकते हुए हमारे देश में रोलिंग प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान जो है वो 5 ईयर प्लान की तरह अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जनता पार्टी जो है वो भी अपना 5 ईयर का टर्म पूरा नहीं कर पाती है। और हम देखेंगे कि मोरारजी देसाई जो है वो रिजाइन कर देते हैं ना। ये दौर हमारे देश में इकोनॉमी के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था। अर्थव्यवस्था चाह करके भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और इकोनॉमी में प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई थी, क्योंकि भारत ने एक बार फिर सेकेंड ऑयल शॉक देखा। और इसी दौर में हम देखते हैं कि सरकार, मोरारजी देसाई साहब की जो सरकार थी वो रिजाइन कर देती है।
80 के दौर में हमारे देश में फिर इलेक्शन होता है, 80s में हमारे यहाँ फिर इलेक्शन होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार फिर कम बैक करती हैं और वो अपने उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं जो उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में फॉलो किया था, एंड दैट वाज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। एक बार फिर हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है एंड 6 more banks were nationalized. Now, because India was a closed economy, भारत जो है वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, अभी हमने अपने देश में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो इंडिया की जो पहचान थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की थी। इस क्लोज्ड इकोनॉमी की वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रही थी और सारी जिम्मेदारी, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट ने ले रखा था। पब्लिक सेक्टर का बहुत दबदबा था, रेड टेपिज्म बहुत था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत हुआ करता था, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे था, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हमारे देश में बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक शॉक में थी। अब आप देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि सरकारें बहुत हद तक जो है रिफॉर्म लाने की कोशिश करती हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट उन रिफॉर्म्स का जो है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और लार्जली जो हमारी ग्रोथ थी वो बेसिकली फॉरेन डेब्ट पर डिपेंडेंट थी, उधार पर डिपेंडेंट थी। तो इंडिया में, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत धीमे धीमे हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, और हमारी जो ग्रोथ थी वो बेसिकली फॉरेन डेब्ट पर, फॉरेन लोन पर डिपेंडेंट थी। इसी वजह से आप पाएंगे कि 90 के दौर में हमारे देश में आर्थिक संकट आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, और भारत जो अपने बहुत बुरे दौर में जाता है 90 में, एंड दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब हमारे देश में फॉरेक्स का संकट आ जाता है, फॉरेक्स क्राइसिस आ जाता है, भारत में डॉलर कम हो जाता है, हमारे देश में डॉलर बिल्कुल नहीं होता और हमें इंपोर्ट करने में, सामान खरीदने में बहुत मुश्किलें आ रही होती हैं। तो कहते हैं 90 के दौर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा, भुगतान संतुलन संकट को भारत ने फेस किया। ये दौर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक डार्क टाइम कह लीजिए, डार्क एज कह लीजिए, कहा जाता है। अब इस दौर से निकलने के लिए सरकार ने कोशिशें की, तो 1991 में आप देखेंगे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं नोन एज एलपीजी, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और 1991 में हमने बेसिकली राव मनमोहन मॉडल को लॉन्च किया, राव मनमोहन मॉडल। नौ राव मनमोहन मॉडल जो उस समय गवर्नमेंट थी वो पीवी नरसिम्हा राव साहब की थी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो जो संकट हमारे देश में 90 में आया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, इससे ओवरकम करने के लिए, इससे निपटने के लिए सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी रिफॉर्म में हमने अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरल बनाया, सरकार के दखल को हमने मिनिमम किया, प्राइवेटाइजेशन को हमने प्रमोट किया, डिसइन्वेस्टमेंट को हमने प्रमोट किया, और हम ग्लोबल इकोनॉमी बन गए। हमने अपने डोर्स ओपन कर दिए फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, हमने अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया विद ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये बहुत ही एक रिमार्केबल और लैंडमार्क स्टेप रहा 1991 का, जो इंडियन इकोनॉमी को यहां तक लाने में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी दौर में आप पाएंगे कि भारत सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, बैंकिंग सेक्टर को हमने ओपन किया प्राइवेट सेक्टर के लिए, फॉरेन बैंक्स भारत में आने लग गए, और बैंकिंग रिफॉर्म में और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, हम कैसे बैंकों को मॉडर्नाइज करें, कैसे बैंक के एरियाज को हम बढ़ाएं, उनके प्रॉफिट को हम बढ़ाएं, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट इज नोन एज नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म पर बनती है और हमने अपने बैंकिंग में जबरदस्त रिफॉर्म करने शुरू किए। नो वहां से 91 से जो हम चले इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के, वहां से आज तक हमने बहुत सारे रिमार्केबल स्टेप्स और रिमार्केबल जर्नी कवर की।
उसी में 2016 में हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने, दैट इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। डीमोनेटाइजेशन करके भारत सरकार ने 500,000 के नोट को मार्केट से बाहर कर दिया, लीगल टेंडर मनी इसको खत्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 500,000 का नोट अब लीगल टेंडर मनी नहीं होगा। और ये डीमोनेटाइजेशन भी इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि भारत में जो काला धन, जो ब्लैक मनी, उसको वॉश आउट करने के लिए सरकार ने ये स्टेप उठाया। करप्शन को कम करने के लिए सरकार ने ये स्टेप लिया। तो इससे भी इकोनॉमी में हमें रिफॉर्म देखने को मिला, इसको भी एक रिफॉर्म माना जाता है। ना ये जो आईबीसी आया, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया। और बैंक जो हमारे एनपीए की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने आईबीसी कोड लॉन्च किया कि कैसे हम अपने बैंक के एनपीए को कम कर सके, जो मार्केट में उनका एनपीए है उसे हम कैसे रिकवर कर सके। तो इससे भी हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ पाने में, हमारी इकोनॉमी को जो है प्रॉफिट अर्न करने में बहुत सहायता मिली। Now in 2017 you will see another milestone in economy, that is the introduction of your GST, that is Goods and Services Tax. Now ये जो GST है, ये हमने इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में अप्रत्यक्ष करों को यूनिफाइड कर दिया, कोडिफाइड कर दिया, और जो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उसको हमने वन टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट की फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया। और भारत सरकार ने जीएसटी को लॉन्च करके देश की इकोनॉमी को, देश की ग्रोथ रेट को बूस्टअप करने की कोशिश की। तो जीएसटी भी हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा 2017 का। 2017 के बाद आप देखते हैं 2020 में हमारे देश में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आप देखते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगाना पड़ा, भारत में भी लॉकडाउन लगा। और इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है एक बार फिर डिस्ट्रेस में चली गई, लॉस में चली गई, कि हमारे देश में मंदी का दौर चलने लग गया, पूरे दुनिया में मंदी का दौर चला और हमारे देश की इकोनॉमी को जबरदस्त लॉस हुआ। लेकिन इस लॉस से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिससे कि हम भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, अपने देश की इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, अपने देश के एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सके, अपने देश के इंपोर्ट को हम कम कर सके और अपने देश को हम इकोनॉमिकल सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर सके, जिससे कि हम भारत को आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस समय एम है, जो सपना है, वो इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान रहा, ये जो जीएसटी रहा, ये जो आईबीसी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, ये आप देखते हैं हाल के दिनों में इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए और इकोनॉमी को एक सुपर इकोनॉमी बनाने के लिए, एक सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार के द्वारा लिया गया एक रिमार्केबल स्टेप्स रहे ये, जिससे हमारे देश को, इकोनॉमी को बूस्टअप मिला और इससे बहुत फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचा। तो 1947 से लेकर आज तक की इकोनॉमी में क्या क्या रिमार्केबल स्टेप्स रहे, ये उसके कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने अपने इकोनॉमिकल जर्नी को कवर किया सिंस 1947 टिल डेट। तो एक बार फिर आप सभी को वैस आईसीएस परिवार की तरफ से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।